जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। यहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। आज हम लोग भारतीय संविधान एवं इनके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और देखो, सभी अनुच्छेद के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि मेरे भाई भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। अगर आप पूरा 395 अनुच्छेद के बारे में पढ़ने लग जाओगे तो मेरे भाई 2-3 घंटा क्लास चलते रह जाएगा और कुछ भी आप याद नहीं कर पाओगे। इंडियन आर्मी के पेपर में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सारा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद से इसके अनुच्छेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट लगाएंगे। लास्ट में मैं 10 MCQ लेकर आया हूँ तो वो भी आप लोगों को लास्ट में टेस्ट लगाना है। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। भारतीय संविधान किसने लिखा और कब लागू हुआ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने भारत का जो संविधान है तो भारत का संविधान किसने लिखा, मतलब किसके द्वारा लिखा गया और भारतीय संविधान कब लागू किया गया। बताया जा रहा है कि जो लेखक हैं भारतीय संविधान का मसौदा ड्राफ्ट मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। किनके अध्यक्षता में किया गया, तो डॉक्टर भीमराव के अध्यक्षता में आपका भारतीय संविधान का मसौदा मुख्य रूप से तैयार किया गया, ठीक है ना। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है कि लागू कब किया गया। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि भारतीय संविधान किसने लिखा। तो मेरे भाई भारतीय संविधान वैसे तो पूरा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो पूरा एक समूह तैयार किया था। उस समूह के जो अध्यक्ष थे तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये अकेले भारतीय संविधान को लिख दिए, पूरा एक समूह था। उस समूह के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। लागू कब किया गया भारतीय संविधान, तो मेरे भाई भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कब बन के तैयार हो गया, कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान है तो ये कब बनकर तैयार हो गया, ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये दोनों डेट आप लोग याद रखना। बहुत सारे दोस्त कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, आपको कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और लागू कब कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। किसके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, तो मेरे भाई एक आपका समूह था, उस समूह के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पर बताया जा रहा है भारतीय संविधान किसने हस्तलिखित किया, मतलब भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा, वो यहाँ पर बोला गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा जो आप जानना चाहते हो। वैसे अगर आप भारतीय संविधान पढ़ने लग जाओगे ना तो 3-4 घंटे का क्लास होगा पढ़ने के लिए, तो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर कंटेंट ला दूंगा, लेकिन वो सब याद नहीं होगा तो क्या मतलब निकलेगा मेरे भाई। आप जितना पढ़ो उतना याद हो जाए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और मैं ऐसे क्लास कराने का कोशिश करता हूँ। भारतीय संविधान किसने हस्तलिखित किया, तो भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बेहद खूबसूरत तरीके से अंग्रेजी में लिखा। यह काम उन्होंने इटैलिक स्टाइल में किया। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बेहद खूबसूरत तरीके से अंग्रेजी भाषा में लिखा, ठीक है ना। और मेरे भाई यह काम उन्होंने किस भाषा में किया, तो इटैलिक भाषा में किया। याद रखना, मूल संविधान में, अभी मूल संविधान में बताया जा रहा है कि 251 पृष्ठ है। जो भारतीय संविधान का जो आपका किताब है, जो भारतीय संविधान है ना, तो उसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं, तो 251 पृष्ठ हैं। याद रखना, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने पृष्ठ हैं, 251 पृष्ठ हैं। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और ये 251 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगा था,
2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और इस ये 251 पृष्ठ लिखने में पूरा पैसा 64 लाख रुपया के आसपास में खर्च हुआ था। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। मूल रूप से संविधान में कितना पृष्ठ है, तो 251 पृष्ठ है, जिसे हस्तलिखित और कलात्मक तरीके से तैयार किया गया है। मतलब उसमें कुछ चित्र भी बनाया गया है। यहाँ पर है कि यह 2 भागों में विभाजित है। जो भारतीय संविधान है कितने भागों में विभाजित है, तो भारतीय संविधान 2 भागों में विभाजित है। एक आपका यहाँ पर बताया जा रहा है भाग 1, संविधान का पाठ यहाँ पर बताया जा रहा है। भाग 1 क्या बताया जा रहा है, संविधान का पाठ, और दूसरा आपका है अनुसूचियां। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इसको अभी आप लोगों को समझना है, इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। देखो मूल रूप से अगर बोलेगा, वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। अगर मूल रूप से बोलेगा तो मूल रूप से संविधान में पूरे 22 भाग हैं। अगर मूल रूप से बोलेगा तो क्या बोलेगा, अगर मूल रूप से बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मूल रूप से 22 भाग हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना। अभी 3 नए भाग जोड़े गए हैं, वो आगे और मैं विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो भाग अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 25 भाग हैं। और अनुच्छेद अगर मूल रूप से बोलेगा, क्या बोल देगा, अगर मूल रूप से बोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मूल रूप से बोलेगा तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वैसे 470 है, क्योंकि 395 ए ऐसे करके मतलब है, ठीक है ना। अगर मूल रूप से बोलेगा तो 395 ही रहेगा। आपका अनुसूचियां कितना है, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितना है, 12 है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रारंभ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो आपका नेक्स्ट है, ये पूरा पीडीएफ नीलेश डिफेंस करियर जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे भाई फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और जितने भी साथी अभी पेपर देने जाने वाले हो इंडियन आर्मी का, और कहीं से कोई मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो आप अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आप जो साल भर से मेहनत किए हो ना, अभी आपको पता लगना चाहिए कि आप कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। और पता लगने के लिए मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर एनडीसी क्लास लिख कर सर्च मारना है। जब आप प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिख कर सर्च मारोगे तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। और आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको पेड मॉक टेस्ट सीरीज में जाना है। पेड मॉक टेस्ट सीरीज में सिर्फ 89 रुपए में आपको इंडियन आर्मी का पूरा 25 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मेरे भाई प्राइस कम है, मॉक टेस्ट ज़्यादा है, तो आपको ये मॉक टेस्ट ले लेना है एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से, और अच्छे से पूरा मॉक टेस्ट लगाकर पेपर देने जाना है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, टाइम मैनेज करना आप जानोगे। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि पेपर देने जाने से पहले आप जरूर मॉक टेस्ट लगाकर जाना। और जितने लोग आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में सिर्फ 89 रुपये में पूरे 25 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और मेरे भाई बहुत अच्छा प्रश्न इसमें डाला गया है। मैं देखा हूँ काफ़ी सारा ऐसा एप्लीकेशन है, मतलब बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है, सभी लोगों का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है उन लोगों को। वो लोग किसी किताब से पूरे प्रश्न को उठाए और मॉक टेस्ट में डाल दिए हैं। उसका क्या मतलब निकला मेरे भाई, बस पता है कि हाँ मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसा वो भी प्रश्न डाल दिया गया है। इतना हार्ड प्रश्न डाला गया है जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा ही नहीं जाता है, जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा ही नहीं जाता है। और मैं जो अपने एप्लीकेशन में प्रश्न डाला हूं ना, मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूं मेरे भाई। आप लोग को मैं कई बार बताया हूं, 2 बार पेपर देने गया था, दोनों बार पेपर में पास किया था। एक बार मैं फिजिकल देने गया, एक्सीलेंट दौड़ भी मारा, कागजों की वजह से उधर मैं बाहर हुआ। फिर दोबारा मैं फिजिकल देने ही नहीं गया, इधर यूट्यूब पर क्लास कराने लगा। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अभी अच्छे से एप्लीकेशन में भी क्लास चलता है। तो मैं वो सारा प्रश्न डाला हूँ जैसा आपके इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग देख लेना, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, फिर पेड मॉक टेस्ट में जाना, और वहां से सिर्फ 89 रुपये में ये पूरा 25 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। पेपर देने जाने से पहले जरूर आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका है हाँ भारतीय संविधान के बारे में
क्या संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो संविधान को तैयार करने में जो पूरा समय लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान को पूरा तैयार करने में 251 पृष्ठ जो है संविधान के मतलब बुक में जो किताब है, तो मेरे भाई उसको 251 पेज लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और मेरे भाई पैसा कितना खर्च हुआ था? तो लगभग 64 लाख रुपए के आसपास में खर्च हुआ था संविधान को बनाने में, लिखने में। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। शुरुआत में ही मैं आप लोग को बता दिया हूं, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया? तो ये डॉक्टर जैसे जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसने नेतृत्व किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का? तो ये मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इतना आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है संविधान का कानून पाठ कहाँ रखा गया है? तो मेरे भाई जो संविधान का मूल पाठ कहाँ रखा गया है? जो संविधान लिखा गया है, हाथ से जो संविधान लिखा गया है, मैं आपको बताया हूं कि हस्तलिखित संविधान है। तो जो हाथ से संविधान लिखा गया है तो उस संविधान को कहाँ पर रखा गया है? तो संविधान को, भारतीय संविधान का मूल पाठ है राष्ट्रीय संग्रहालय, यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। अब यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और जो संविधान है तो उसको कहाँ पर रखा गया है? संविधान के मूल पाठ को, जो ओरिजिनल संविधान लिखा गया है हाथ से, उसको कहाँ पर रखा गया है? तो उसको नई दिल्ली में रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो याद रखना आप सभी साथी। इसे एक विशेष हीलियम गैस के चेंबर में संरक्षित किया गया है। जो संविधान को रखा गया है ना, वो आपका एक किताब है, ओरिजिनल किताब जो हाथ से लिखा गया है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन लोगों के द्वारा संविधान लिखा गया। संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान में टोटल 251 पृष्ठ हैं और 64 लाख रुपया खर्च हुआ। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब संविधान लिखा गया तो ये कहाँ पर रखा गया? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है और हीलियम गैस के चेंबर में संरक्षित करके रखा गया है। हीलियम गैस का जो आपका चेंबर है ना, इससे आप लोगों का वो संविधान खराब नहीं होगा, पेज खराब नहीं होगा। यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का प्रस्तावना पूछ रहा है। तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की क्या मानी जाती है? आत्मा मानी जाती है, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या मानी जाती है? आत्मा मानी जाती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये भी आपके आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। तो प्रस्तावना को, यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे आदर्शों को परिभाषित करती है। मेरे भाई ये जो आपका भारतीय संविधान है तो ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे आदर्शों को क्या करती है? परिभाषित करती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? जैसे ये बोला गया है, देखो पेपर में ऐसे भी पूछ देगा कि भारत का, जैसे ऐसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अपने प्यारे भारत का जो संविधान है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और क्यों है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान? यह विभिन्न देशों के संविधान जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा आदि से प्रेरित है। मतलब हम लोग का जो संविधान है ना, तो कई देशों से, मतलब कई देशों के संविधान को पढ़ा गया है और उस संविधान में से थोड़े थोड़े हिस्से को लिया गया है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का है। संविधान को प्रेरित करने वाले प्रमुख संविधानों की सूची यहाँ पर कुछ दिया गया है कि कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, और आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आर्मी के लिए जो फेवरेट है मैं वही करा रहा हूँ। ब्रिटेन का जो संविधान है, यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली और कानून का शासन। अमेरिका का संविधान जैसे जो आपका है संसदीय प्रणाली और कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पर आप लोग इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना, ये अलग है। तो संसदीय प्रणाली और कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना। क्या ब्रिटेन से लिया गया है? संसदीय प्रणाली और कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अब यहाँ अमेरिका का संविधान दिया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, ये किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, याद रखना आप लोग।
मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयरलैंड का संविधान, मतलब पूछ देगा पेपर में कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पेपर में पूछा जाता है नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। संघीय प्रणाली यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो संघीय प्रणाली है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय प्रणाली यहाँ पर है कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4A 9A 9B और 14A को जोड़ा गया। ठीक है ना, मैं पहले बताया हूं ना, भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं और वैसे 25 भाग है, नया कुछ भाग जोड़ा गया है, ऐसे बताया हूं ना मैं आप लोगों को, तो वो यहां पर समझ लो। बताया जा रहा है भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके और यहाँ पर कुछ भाग और जोड़ा गया है, जैसे आपका 4A हो गया, 9A हो गया, 9B हो गया और 14A हो गया, इतना आपका जोड़ा गया। ठीक है ना, लेकिन जो भाग 7 था इसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जब भाग 7 को निरस्त कर दिया गया तो इस प्रकार से संविधान में कुल कितना भागों का संख्या बचा? तो 25 बचा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, जो 22 भाग और जो 25 भाग है इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत लोग बहुत बताने के बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूं, मूल रूप से 22 भाग है, बाद में आपका भारतीय संविधान में संशोधन करके 4A 9A 9B 14A को जोड़ा गया और भाग 7 को हटा दिया गया, तो पूरा आपका 25 भाग अभी बचा है। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट है कि भाग 1। अब देख लेते हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, फिर अनुच्छेद हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपका है कि भाग 1, जो भाग 1 है ना, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। मतलब भाग 1 जो है तो उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है ना, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आप लोगों का वर्णन किया गया है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हेलो हेलो, हाँ जय हिंद। 10 मिनट, ठीक है, फोन करिए अर्जेंट हो। क्लास में, क्लास में ना हाँ, तो गईले के बाद से 10-15 मिनट जब तक। हाँ बताइए, फोन करिए। यहाँ आप लोगों का भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो आपका है अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है ना, अब भाग 2 यहाँ पर दिया है मेरे भाई, संघ एवं राज्य क्षेत्र। जैसे जो भाग 1 है 22 भाग है, मैं आपको बताया हूँ, और 3 नया भाग जोड़ा गया 25 भाग है। तो जो जो आपका 22 भाग है इसमें जो पहला भाग है, तो पहला भाग में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत में कई राज्य होंगे। ठीक है ना, उसी के बारे में और राज्यों के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। तो याद रखना मेरे भाई, भारतीय संविधान में पहले भारत के बारे में ही ना बताया जाएगा, तो बस यही बोला गया है। यहाँ पर आपका है कि भाग 2 बताया जा रहा है कि भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता के बारे में बताया गया है और नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में बताया गया है। फिर आपका भाग 3 है, तो जो आपका भाग 3 है वो आपका मौलिक अधिकार है। भाग 3 में किस क्या बताया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। याद रखना आप लोग, भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अब मौलिक अधिकार जो है ना, तो अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और पूरे कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब मौलिक अधिकार भी आप लोग देख लो। बताया जा रहा मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। याद रखना, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मतलब अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो था उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार भी था पहले, ठीक है ना, और संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो याद रखना, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आप लोग का मौलिक अधिकार का वर्णन है। 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में। यहां पर बताया जा रहा है संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को 1978 में कब हटाया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार 300A बना दिया गया। मेरे भाई, जब मौलिक अधिकार को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, तो इसको किस में रखा गया? ये कानूनी में आपका रखा गया 300A में रखा गया, ठीक है ना। मौलिक अधिकार से हटाकर आपका यहाँ पर कहाँ रखा गया? 300A में रखा गया। याद रखना आप लोग, ये सब ये पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया। आपके पेपर में पूछेगा कि मेरे भाई 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो उसको किस में रखा गया? तो 300A में, अनुच्छेद 300A में रखा गया। अब जो भी मौलिक अधिकार है इसको भी आप लोग देख लो। मेरे भाई, मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। समानता का अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है ना। पहला आपका समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब जो समानता का अधिकार है तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, समानता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अब यहीं से प्रश्न पूछेगा, पूछ देगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किस के बीच में है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 19 से 22। बोलने का आज़ादी पूछ देता है तो अनुच्छेद 19 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना, ये PDF जब मिलेगा तो एक बार पढ़ लेना आप लोग। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग MCQ देख लेंगे। अनुच्छेद 14 में कानून के सामने समानता है, ठीक है ना। पूछ देगा कानून के सामने समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 15 में है। हमारा भारतीय संविधान बोलता है कि मेरे भाई लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के बारे में अगर कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अगर आप काले हो, गोरे हो, कोई बोल दिया कि तुम काले हो, ये हो, वो हो, अगर आपके रंग के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है या आपका कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई जो भी है, अगर उस पर कोई टिप्पणी कर रहा है, चाहे कोई भी रहे, ये नहीं है कि भाई दरोगा रहेगा तो कुछ भी बोल देगा, उल्टा पुल्टा आपको बोल देगा, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। चाहे ईसाई रहे, चाहे सीओ रहे, चाहे कुछ भी रहे, कोई भी आपके मतलब रंग के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता है, आपके धर्म के ऊपर उल्टा सीधा नहीं बोल सकता है मेरे भाई। आप जो भी लिंग हो, महिला हो, पुरुष हो या कॉमन जेंडर हो, जो भी हो, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है और ना ही आपके जन्म स्थान के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकता है। ये सब अगर कोई करता है तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, लेकिन थाने चौकी से तो ये मैटर शांत नहीं होगा, आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपका यहाँ पर है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 बोलता है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर का समानता, अनुच्छेद 16 देता है। अनुच्छेद 17 बार बार पूछा जाता है, VIP वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत पूछता है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में है। पेपर में पूछ देगा उपाधियों का उन्मूलन किस में है? तो अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में बोलने का अभिव्यक्ति है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करा रहा हूँ। अनुच्छेद 20 में अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण है, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 22 तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर ले रहा है
तो ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार करने के बाद मेरे भाई अनुच्छेद अनुच्छेद 22 बोलता है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार करने के बाद बिना पूछताछ किए हुए और आपके ऊपर डंडा बरसाने लगे, ऐसा पुलिस नहीं कर सकता है। अगर ऐसा पुलिस करेगा ना तो उसके लिए भी नियम कानून बनाया गया है, उसके ऊपर भी केस होगा, उसका नौकरी भी जा सकता है। अगर अगर मान लो आपको कोई जान से मारने वाला है और आप जैसे पुलिस के हिरासत में चले गए, मान लो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, आपको कोई जान से मतलब बाहरी मारने वाला है और आपको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना, जो सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मेदारी रहेगा तो वो पुलिस का ही रहेगा। मतलब आपको फिर से अलग से अपना जैसे अलग से आप लोग अपना बॉडीगार्ड लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सारा सुरक्षा पुलिस ही देगी, ठीक है ना। अगर जो भी आपको जान से मारने वाला रहेगा, जो भी आपका दुश्मन रहेगा, अगर वो मार देता है पुलिस के हिरासत में रहते हुए, तो मेरे भाई वो सारा जवाब पुलिस को देना पड़ेगा कि आखिर में वो लोग कैसे सुरक्षा आपको दे रहे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 22 ये बताता है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा बोला गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 52 में 51 नहीं, अनुच्छेद 52 में बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में बोला गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन होगा, ठीक है ना, याद रखना। आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 63 में बोला गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बोला गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में बोला गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में बोला गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 79 में बोला गया है कि संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 में बोला गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। भारत के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 153 में, याद रखना। ये जो अनुच्छेद 52 है जिसमें भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, याद रखना। अनुच्छेद 63 जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, याद रखना। अनुच्छेद 153 भारत के एक राज्यपाल होगा, याद रखना। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 326 है, तो मत डालने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में है मत डालने का अधिकार। अनुच्छेद 343 जो है भारत के राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में बोला गया है। यहाँ पर बोला गया अनुच्छेद 352, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भी आप लोग देख लो। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है लिखित संविधान का प्रावधान। वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो ये भारत का शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना आपका सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये आपका ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में संशोधन करके कोई भी नया नियम कानून जोड़ दिया जाता है, वैसे नहीं होता है, उसके लिए बैठक होता है। तो ये कहाँ से संविधान संशोधन का प्रक्रिया लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अभी आपके पूरे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब वन लाइनर पर अब आप OMCQ देख लो और बताना है कितना प्रश्न सही हो रहा है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है?
तो ये मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका से है। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? कई बार बताया हूँ, अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, तो इसका उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? मेरे भाई बताओ आप सभी साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है? 5 मिनट में फोन कर रहे हैं। हेलो, 5 मिनट में फोन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में पूरे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा 7वें मौलिक अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया और उसको किस में रख दिया गया? 300A में, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग का प्रावधान है? तो ये आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा, ठीक है ना। महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में है। याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं ये भी मैं आपको बताया हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है? तो 52 से 62 तक, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखना आप सभी साथी। समवर्ती सूची का अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया है। भारतीय संविधान आप लोगों को कैसा लगा है, अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।